नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया में। राजधानी भोपाल के गांधी भवन में गुरुदेव की पाठशाला शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए गुरुदेव भास्कर राव रोकड़े ने कहा, महिलाओं व युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें चुनाव लड़ने लायक बनाना तथा चुनाव जीतने के बाद सफल जनप्रतिनिधि बनाना ही हमारी मुख्य उद्देश्य है। देखिए क्या कुछ खास कहा भास्कर राव रोकड़े जी ने इस विशेष प्रोग्राम में। मंचा जी, क्योंकि अब हमारे बीच से कार्यक्रम के बीच से काफी निकल गए, लाइट वगैरह थी, लेकिन सबके नाम से बोलना बहुत जरूरी है। हमारे इस कार्यक्रम में आज पधारे एआईसीसी के महासचिव, मध्य प्रदेश के प्रभारी देवसी जी, एआईसीसी के कोषाध्यक्ष सम्माननीय अजय माकन जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे पूर्व सांसद युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हमारे सम्माननीय नरेंद्र सिंह ठाकुर साहब, पूर्व मंत्री सम्माननीय राजेंद्र कुमार मिश्रा जी, पूर्व मंत्री सम्माननीय पंचमनी वर्मा जी, पूर्व सांसद सम्माननीय अनंत अहिरवार जी, हमारे श्रमिक अभियान के कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, लाइव किया था ना, सुनील घोषे जी, योगेंद्र सिंह तोमर जी, हेमराज संकुले जी, हमारे पीसी शर्मा जी, पूर्व मंत्री हमारे हर्ष यादव जी, और माफ कीजिएगा कुछ लोगों के अगर मैं नाम ले लूँ तो बुरा मत मानिएगा। सम्मानित जोधाराम जी, गुर्जर जी, पूर्व विधायक श्याम श्रीवास्तव जी, भाई उन्होंने, उनके कारण तो हमारा कार्यक्रम आज सफल हुआ। बैजनाथ कुशवाहा जी, पूर्व विधायक जी, और वेंकट गौड़ जी बड़ा मलेरा से, मैडम हमारी बालाघाट से आई हिरासन हुई जी, बहुत ही वरिष्ठ नेत्री है आदिवासी समाज की। हमारी बिछिया से आई कौशल्या मरावी जी, अपने जबेरा से आई अपनी रजनी जी, और हमारे आज मंच का संचालन बड़े गरिमा ढंग से करने वाले गांधीवादी नेता संतोष द्विवेदी जी, हमारे सेवा दल के नेता पांडे जी, एवं उपस्थित राजेंद्र मंडलोई जी, जिनका बड़ा योगदान रहा, राजेश यादव जी, जिन्होंने अपने साथियों को यहाँ हमारी बात सुनने के लिए लाया, और आज के विशेष कार्यक्रम में पधारे हमारे सम्माननीय बंधुओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, हो सकता है 1-2 मिनट की मैं कड़वी बात भी बोल दूं। बात कड़वी नहीं है, कड़वी दवा बड़े काम की होती है। इस आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुख्य बात ये, सम्यक अभियान के माध्यम से हम 45 दिन की यात्रा पर निकले, पूरे प्रदेश का दौरा हुआ। उससे पहले भी कई जगह कार्यक्रम करते रहे। मेरे ख्याल से हम 130 विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम को चलाए, सभाएं हुई, शोभा यात्रा लगाता हूं, और क्या क्या कहते हैं भाई, रैलियां निकली, खूब बाजे गाजे भी युवाओं ने बजाया कि चलो अब हमारे लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। वो अच्छे दिन आते आते कुछ कारणों से रुक गए। जिन कारणों से रुके, महत्वपूर्ण ये है, वो कारण क्या थे? जब मैं सम्यक यात्रा के दौरान क्षेत्र के दौरे पर था, तो मेरी नजर चुनाव जीतने योग्य कैंडिडेट की तलाश पर टिकी थी। जब तलाश करने जाता तो एक बात आती,
फलाने शर्मा जी ऐसा बड़े मजबूत हैं। बोला कैसे? रेत का कारोबार करते हैं, 15 से 20 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च कर लेंगे। एक योग्यता। फिर उसके बाद फलाना व्यक्ति था शराब के कारोबारी है। अब बिना शराब बांटे चुनाव नहीं जीत सकते। और एक और विशेषता साहब सुंदरकांड करवाते हैं हर जगह। शराब के कारोबार से अर्जित धन से सुंदरकांड करवाते हैं। एक महानुभाव और मिले, उन्होंने अपना बायोडाटा दिया, बताया, बोले साहब ये हमारा बायोडाटा उचित स्थान तक पहुंचा दीजिए। बोला बिल्कुल ठीक। भैया आपने राजनीति में क्या क्या किया? बोले साहब अब तक 360 मंदिर बना चुका हूं। कितने मंदिर? 360 मंदिर बना चुका हूं। अच्छा, मतलब आपका कोई बड़ा कारोबार है? साहब 7 जिलों में मेरा शराब का कारोबार है और 3 जिलों में रेत का कारोबार है। और पार्टी के खर्च लगभग काफी कुछ मैं चलाता हूं। मैंने ज्यादा पूछा नहीं, ये व्यक्ति पार्टी के खर्च चलाता हूं। बोला पता नहीं भैया, कल को हम इस मंच पे खड़े रह पाए कि नहीं रह पाए, किसी बड़े नेता का नाम ले ले। बड़ी चिंता की बात। तो 230 विधानसभा क्षेत्र मेरी नजर प्रत्याशी पर की। जब अप्रत्याशियों के बारे में मैं अध्ययन करने लगा तो या तो नेता पुत्र, नेता या दारू वाला, रेत वाला, आदि आदि सब मिले। मैंने जानबूझ करके जो चुनाव लड़ने के कैंडिडेट बनने जा रहे थे, जो अपना बायोडाटा दे रहे थे, उनसे भाषण करवाया। कुछ बोलेंगे तो सही है, समझ में आएगा। भाषण भी भटका। मैंने सोचा एक विधायक बनने के बाद सारे लोग, हर विभाग के कर्मचारी भी आते हैं उनके पास अपनी समस्या लेकर। हर विभाग से जिनका वास्ता होता है वो लोग आते हैं, भैया हमारी ये समस्या सुन लीजिए। अरे विधायक बोलते तो कुछ पता नहीं है भैया, कैसी समस्या सुने, कैसे समाधान बताए। अच्छा, अगर हमने बताया उनको, बड़ी बदनामी भी हुई बीच में मेरी। भास्कर राव रोकड़े चुनाव की तैयारी कराने के लिए 14 लाख रुपए ले रहे हैं। ये प्रचार हो गया। कमलनाथ जी थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर, उनके तक के लगातार शिकायतें पहुंचने लगी। इस प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं ने इस बारे में थोड़ा थोड़ा हल्ला मचाना शुरू किया। 14 लाख रुपए ले रहे हैं रोकड़े का। मैंने जब इस बात को सुना तो हमारे अग्रवाल जी, जेपी अग्रवाल जी प्रभारी महासचिव थे, जैसे अभी सम्मानित जितेंद्र जी आए, मैंने उनके पास लिख के भेजा कि मेरे पर ये आरोप लग रहा है, जीवन में 1 रुपया भी रिश्वत लेने का अभी तक आरोप नहीं लगा, लेकिन इस पार्टी के लिए योगदान देते हुए, युवाओं को सामने लाते हुए, युवाओं में सम्मानजनक प्लेसमेंट की संभावनाएं प्रज्वलित करते हुए आगे बढ़ने पर मुझे ये दर्द मिल रहा है। उन्होंने जांच की, पता लगाया, बोले नहीं ये सब गलत है, कोई सामने आ ही नहीं रहा है। ठीक है, वो आई गई, बात हो गई, लेकिन आरोप तो लगा। एक बार आरोप लगा, रोकड़े साहब आरएसएस के फुल टाइमर है, फुल टाइमर रहे कुछ समय के लिए, पेड एम्प्लॉय। बड़ा आश्चर्य, ये कहां से शिकायत आ गई भाई? हमारे संतोष द्विवेदी जी 30-32 साल से तो हमारे संबंध है। क्यों द्विवेदी जी? 32 साल से द्विवेदी जी के मेरे संबंध है। गांधीवादी विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, कलम चलाते हैं। ये भी मेरे अच्छे पत्रकार बंधु हैं। कभी हमने किसी के साथ ठेकेदारी तक नहीं किया। अब गांधीवादी विचारधारा के होने के कारण उस विचारधारा वाले से हमेशा लड़ाई ही रही। कुछ लोगों ने न्यायालय में भी घसीटने का प्रयास किया और हमारे महान नेताओं ने देखा भास्कर राव रोकड़े को रोकना आसान नहीं है,
तो उन्होंने क्या काम किया, भास्कर राव रोकड़े को आरएसएस का पेड एम्प्लॉय बता दिया कुछ विशेष कालावधि के लिए। ये भी शिकायत हुई, इसकी भी बड़ी जांच हुई। एआईसीसी के 2 महासचिवों ने इसकी जांच किया और भैया आप सब लोगों को मेरे ओर से बधाई कि मेरे को क्लीन चिट मिल गया। क्या कहूं, मेरे अकाउंट में अगर देखेंगे तो हमेशा उस अकाउंट को बचाने के लायक का रुपया होता है, इससे अधिक नहीं। लेकिन कभी कोई काम रुकता नहीं। हमारे सम्माननीय ठाकुर साहब जो है, ईश्वर ने शायद ऐसे कुछ संबंध बनाए होंगे, बिल्कुल पारिवारिक संबंध है, हर बात इनके साथ शेयर कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। मेरे बेटे की शादी हो रही थी, पता नहीं कैसी तैयारी हो गई, कैसे इंतजाम हो गया, मुझे पता नहीं। सारा कुछ मेरे अनुयायियों ने संभाल दिया होता, लेकिन उस व्यक्ति पर 14 लाख रुपए लेने का आरोप लगा। अब एक बात बताता हूं और मजे की। सन 2018 में विधानसभा चुनाव से पूर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन उम्मीदवार ऐसा हो सकता है जो चुनाव जीत सके। यह अध्ययन मैंने स्थानीय पत्रकारों को साथ लेके कराया। एआईसीसी से 1 रुपया भी मैंने नहीं लिया इस नाम से, और न मेरे पत्रकार बंधुओं ने लिया। खुद का पेट्रोल जलाए और खुद सर्वे करने चले। सर्वे हुआ, एक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे संयोग की बात कहना चाहिए कि राहुल गांधी जी के दफ्तर में कनिष्ठ जी सिंह जी है सम्मानी, उन्होंने बताया कि पीएल पुनिया जी को छत्तीसगढ़ के महासचिव का प्रभार दिया जा रहा है और सम्मानी दीपक बावरिया जी को मध्य प्रदेश का प्रभार दिया जा रहा है। उन्होंने मुझे नंबर उपलब्ध कराया, उन तक की खबर पहुंचाया, और ये गोपनीय रिपोर्ट प्लीज आप उन तक पहुंचा दीजिए, ये भी मुझे जिम्मेदारी। ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि दोनों महासचिवों ने मेरी रिपोर्ट पर क्रियान्वयन करने के लिए काफी गंभीरता से काम किया और परिणाम भी मिले, सरकार बनी। लेकिन मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में 45 टिकटें गलत गई। कितनी टिकटें गलत गई? 45 टिकटें गलत गई, और स्वयं दीपक बावरिया जी ने भी इस बात को स्वीकार किया। यदि वो 45 टिकटें सही जाती तो सरकार सन 2020 में जाती क्या? कितने खरीदते, कितने को खरीदते? हो सकता है कि बिकने वाले विधायकों की संख्या 10-12% रही हो, इससे अधिक नहीं। तो 45 टिकटें गलत जाने की वजह से हम बहुमत के पास ही पहुंच पाए थे। ये हमारे लिए दिक्कत थी। अब ये बात इसलिए बता रहा हूं कि पिछला अध्याय है, अभी नया अध्याय। इस बार हमने क्या किया कि अब हम युवाओं को तलाशेंगे। युवाओं को, नारी का बात आई, महिलाओं की बात आई, मुझे पता चल गया था कि भाजपा महिलाओं पर काम करने वाली है। 22 प्राइवेट बैंकों के साथ मिल करके कुछ ऐसा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है कि महिलाओं को अपने पक्ष में ले सकते। तो मैंने युवाओं पे फोकस किया, युवाओं के लिए सम्यक अभियान शुरू किया, युवाओं में संभावनाएं जगाने वाली बात रखी, 7 मुद्दे रखे। वास्तव में वही मुद्दे कारगर हैं, और उन मुद्दों को लेकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो सम्माननीय राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ, मैं चुनौतीपूर्ण अंदाज में बोल रहा हूं। यदि कांग्रेस के नेता दिल्ली के सुन रहे हो तो उनके तक मेरा संदेश जा रहा हो, तो यदि सम्यक अभियान के 7 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लोकसभा का लड़ती है तो राम पर काम की आवश्यकता ज्यादा प्रासंगिक हो जाएगी और चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, सरकार कांग्रेस की बन जाएगी। लेकिन इस भास्कर राव रोकड़े को उठने से रोकना है। क्यों? ये कोई राजा का बेटा नहीं है,
ये किसी नेता का बेटा नहीं है, ये कोई उद्योगपति नहीं है, ये धनवान नहीं है। इसलिए मुझे रोकने के षड्यंत्र जारी हो गए, लगातार कर रहे हैं। ये समयक अभियान के मुद्दे राहुल गांधी तक पहुंचने से पहले ही बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। ये दिक्कत है। तो सारे युवा, हर जगह जहां भी कार्यक्रम होता था युवा उमड़ के आते थे। युवाओं में ऐसा लगा कि कुछ हमारे लिए हो रहा है। रिटायरमेंट की आयु से लेकर के तो उनको वेतन में विसंगति, आउटसोर्सिंग, 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे करना, ये आदि। और इसके साथ हमने उसमें लिया था ओबीसी का मुद्दा, ईबीसी का मुद्दा, यही मुद्दे तो नहीं थी। 1.25 घंटे की मीटिंग, 1.25 घंटे की मीटिंग सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के साथ मेरी हुई और उन्होंने कहा ये 7 मुद्दे लेने लायक हैं। उन्होंने कहा इसमें से एक मुद्दा ओबीसी का मैं कर्नाटक में ले रहा हूं। उन्होंने उस मुद्दे को उठाया भी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात कि विधानसभा चुनाव के टाइम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ओबीसी के मुद्दे पर सागर की सभा में बोल रहे हैं, जहां भी सभा हो रही वहां बोल रहे हैं, लेकिन प्रदेश के नेताओं ने उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं किया। ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्लास बनाने की मैंने बात रखी, जहां भी बात रखी अन्य भिन्न वर्ग के लोग जुड़े, लेकिन उस पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब बात आ रही है। अब ये अच्छी बात है कि सम्माननीय जितेंद्र सिंह जी जो अभी प्रभारी हैं राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, और उन्होंने हर बात को बड़ा गंभीरता से लिया है। एक बात और बताना चाहता हूं, 2023 के विधानसभा चुनाव से पूर्व भी मैंने 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कौन कौन चुनाव जीतने योग्य प्रत्याशी हो सकते हैं, इस आशय का सर्वे गंभीरता पूर्वक करा के अध्ययन रिपोर्ट स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के पहले ही एआईसीसी को दे दिया। सम्मानित जितेंद्र सिंह जी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, सुरजेवाला जी महासचिव बन के आए। इन दोनों ने कमाल का काम किया, हर मुद्दों पर चर्चा किया, हर एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में मुझसे चर्चा किया। भाई जब मुझको खुद आश्चर्य होता था जब मैं फोन पर किसी क्षेत्र की बात करूं तो वो बोलते थे कि आपकी रिपोर्ट ही आई है। सुरजेवाला जी भी कहते, जितेंद्र सिंह जी भी कहते, मतलब अध्ययन बराबर कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, फिर फाइल देखा देखी, फिर षड्यंत्र का चालू हो गया। फिर क्या हुआ, मेरा तेरा ये बताते भी हमें कष्ट होता है। इस मध्य प्रदेश में 103 कितने, जरा बोलिए भाई, 103 विधानसभा क्षेत्रों में गलत लोगों को टिकट दी गई, बिल्कुल गलत लोगों को टिकट दी गई 103। और एक तो उस व्यक्ति को टिकट दे दी गई जिसने मेरे से चर्चा के दौरान कहा था, साहब मैं दक्षिण में गया था, वहां से पेड़ खरीद के लाया हूं। मैंने बोला पेड़? बोले हाँ साहब एक बगीचा लगाओ। तो क्या खरीद के लाया हूं? पेड़। तो मैं पेड़ लाए हो या पौधे? अरे पौधे कौन लगाता है साहब, मैं तो पेड़ खरीद के लाया, जड़ सहित निकलवा के लिए आया। अब यहां जैसे ही पेड़ लगाऊंगा दूसरे साल फल देने लगे। वो महाशय मध्य प्रदेश में आए चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े। अब आप समझ लीजिए साहब, जो 10-15 साल पहले से मेहनत कर रहा था, पौधा लगा के बड़ा होने का इंतजार कर रहा था कि कब फूल लगेंगे और कब फल आएगा, वो पौधा लगा के पेड़ होने का इंतजार करने वाला पीछे रह गया और सीधा पेड़ खरीद के लगाने वाला प्रत्याशी बन गया। नतीजा 103 टिकट गलत जाने की वजह से हमें कितनी सीटें मिली? 66 सीटें मिली। हम चाहे 2 सीट को भी दे, टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई। और टिकट वितरण में क्यों गड़बड़ी हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। ये बात मान सकता हूं मैं कि नेताओं से गलती हुई टिकट देने में, ये बात बिल्कुल सही है। आरोप प्रत्यारोप बड़े आसानी से हो सकते हैं, जैसा कि मैं लगा रहा हूं,
मैं भी आरोप लगा रहा हूं। लेकिन हकीकत ये भी है कि हमारे पास में प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। ऐसा कोई काम है, डॉक्टर पढ़ाई करता है, 5.5 साल का कोर्स, 4.5 साल तक MBBS की पढ़ाई होती है और 1 साल इंटर्नशिप होती है। मतलब उसको प्रैक्टिस होना चाहिए किस प्रकार से इलाज करना है। उसी प्रकार वकील LLB की पढ़ाई किया, सीधा न्यायालय में जाके वकालत नहीं करता, वो किसी सीनियर के पास प्रैक्टिस करता है, प्रशिक्षण होता है। तो स्किल्स डेवलपमेंट अत्यंत अनिवार्य है। बिना उसके क्षेत्र विशेष में प्रतिभा प्रदर्शन नहीं हो सकता, काम नहीं कर सकता। ऐसा राजनीति में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ बिना पढ़ा लिखा आदमी जाके चुनाव लड़ सकता है और पढ़ने लिखने के बाद चाहे जो भी काम करो सीधे चुनाव लड़ो। अरे भाई, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था विधायकों और सांसदों पर टिकी हुई है, इसलिए इनका प्रशिक्षित होना अत्यंत अनिवार्य है। ये जो टिकटों में गलती हुई है, यदि प्रशिक्षित टीम रहती, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल के पाठ्यक्रम का बकायदा उनके पास सर्टिफिकेट होता, कार्य का अनुभव भी दिखता, जब सर्वे की टीम जाती तो वो सामने दिखाई देते, तो हो सकता है कि जो नेताओं से गलती हुई है 103 टिकट देने में, वो गलती नहीं हुई हो सकता है। थोड़ा बहुत खरीद फरोख्त तो सब जगह चल रही है आजकल। तो मैं कहता हूँ कांग्रेस में भी टिकटों के मामले में कुछ खरीद फरोख्त की जो चर्चा आ रही है, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई भी हो। इस सच्चाई की गारंटी मैं नहीं दे सकता, मैं खरीद फरोख्त का आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि टिकट वितरण में गलती की गई, चुनाव जीतने योग्य प्रत्याशी का सही ढंग से चयन नहीं किया गया, धरातलीय अध्ययन नहीं किया गया, इस वजह से गलती हुई और इसी कारण से हम चुनाव हारे। इस प्रकार की गलती बार बार न हो, इसलिए इस कांग्रेस पार्टी को मजबूती देना। अभी तो मैं कांग्रेस पार्टी की मजबूती की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि इस पाठशाला में केवल कांग्रेस पार्टी के ही जो प्रशिक्षणार्थी होंगे वो लिए जाएंगे। अभी तक तो यही एजेंडा हमारा है। अब आगे बढ़ने के बाद क्या होता है मैं नहीं जानता। यदि कांग्रेस पार्टी ने मुझे मेरे लायक का सम्मान दी और मेरे अनुयायी उस सम्मान से संतुष्ट रहे, तो मैं आजीवन कांग्रेस पार्टी के लिए ही पाठशाला चलाता रहूंगा। लेकिन यदि मेरे अनुयायियों को कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं कर पाती है, तब क्या होगा मैं नहीं जानता। ये मेरे लिए दुख भरी बात होगी, क्योंकि मैं मात्र 17 वर्ष की उम्र से इस कांग्रेस पार्टी के लिए योगदान देता आ रहा हूं। मात्र 17। लंबा कैरियर रहा, मीडिया में भी काफी ऊंचे पदों पर रहा हूं, योगदान काफी कुछ हो गया। न मेरे पास बैंक बैलेंस है न धन संपत्ति है, लेकिन आरोप जरूर लगे। आरोप निराधार साबित हुए। नेताओं ने बैरिकेड लगा दिया कि इनकी बात ऊपर तक न जाए। यही हाल रहा तो मुझे इस लोकतंत्र को चलाने के लिए प्रशिक्षित, चुनाव लड़ने योग्य, लोकतंत्र को चलाने लायक टीम तैयार करनी होगी। और करूं, चाहे वो पंचायत चुनाव के माध्यम से जाए, नगर निकाय के माध्यम से जाए, विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए, ये टीम तैयार करेंगे। कैसे करेंगे? 3 वर्ष का पाठ्यक्रम हमने तैयार किया है। इसमें 30% पाठ्यक्रम हम चर्चा परिचर्चा के दौरान थ्योरी के माध्यम से बताएंगे और 70% असाइनमेंट देके पूरा करवाएंगे। बाकी जितने प्रशिक्षणार्थी होंगे वो खुद क्षेत्र में जाके काम करेंगे। उनने काम किया है या नहीं, किसी और से तो काम नहीं करा लिया, इसका पता लगाने के लिए हमारे यहाँ से टीम जाएगी। इस जो पाठशाला है, इस पाठशाला के सचिव के रूप में जिम्मेदारी हमारी संकुले जी, हेमराज संकुले जी निभाई। हेमराज संकुले जी की जिम्मेदारी हमने। इसके अलावा हमारे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी सम्यक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे संतोष द्विवेदी जी हैं, हमारे सुनील बोरशे जी हैं। ऐसे 4-5 लोग मिलकर के
इस पाठशाला के कार्यक्रम को हमारे योगेंद्र तोमर जी है, इन्होंने हमेशा सम्यक अभियान में भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई है। इस सब मिल करके इस पाठशाला के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन और इसमें देश के नामी नेताओं के व्याख्यान भी होंगे, समय समय पर कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी, संभागीय स्तर पर की जाएगी, जिला स्तर पर की जाएगी, जनपद स्तर पर भी की जाएगी। ये कार्यक्रम चलता रहेगा। 3 वर्ष का पूरा कार्यक्रम होगा, उसके लिए सर्टिफिकेट दी जाएगी। आगे और क्या क्या व्यवस्था हो सकती है इसके बारे में विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन हम बार बार इस बात को आग्रह करते हैं आपसे कि अभी मेरा ये जो कार्यक्रम है पूर्ण रूपेण कांग्रेस पार्टी के लिए है। 17 वर्ष की उम्र से कांग्रेस पार्टी में हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता मेरे अनुयायियों को संतुष्ट करते हुए उनके जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी में ही बनाए रखने का प्रबंध करेंगे। बाकी क्या होगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि 2028 में इस पाठशाला से निकले हुए 310 के आसपास सीटें हो जाएगी। तब तक 310 सीटों में से 240 सीट केवल इस पाठशाला से निकले हुए विधायकों की ही होगी। इसी पाठशाला मतलब सरकार किसकी बनेगी? इस पाठशाला से निकले हुए प्रशिक्षित नेताओं की बनेगी, जनप्रतिनिधियों की बनेगी। किसकी बनेगी? इस कार्यशाला से निकले हुए जनप्रतिनिधियों की सरकार बनेगी। और उम्मीद करता हूं ये सब जनप्रतिनिधि कांग्रेस के ही होंगे। अब समय वो नहीं रह गया है। एक नेताजी ने मुझे कल फोन करके बोला दिल्ली से कि रोकड़े साहब वो बहुत सीनियर नेता है, क्या करें। मैंने बोला कितनी उम्र है उसकी? बोले उम्र का सवाल नहीं है, बड़े नेता का बेटा है इसलिए सीनियर नेता है। बड़े नेता का बेटा है इसलिए सीनियर नेता है। आपको ये बात सही लगती है क्या? आप बताइए, मुझे उसको सीनियर मानना चाहिए क्या? नहीं मानना चाहिए ना। अब बात आती है महिलाओं। मैं बात जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। महिलाओं की बात आती। सन 1995 में महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। महिलाओं के नाम पर पति, देवर, ससुर, पिता, भाई ब्रिगेड काम करने लगा। महिलाएं पीछे, वो आगे। अगर किसी ने बोला हमको पार्षद महोदया से मिलना है, क्या बात है बता, मेरे को बता। नगर पालिका अध्यक्ष से मिलना है, बोले मेरे को बता, क्यों मिलेगा? मतलब अध्यक्ष नहीं, पार्षद नहीं। इसीलिए श्रीमती जमुना देवी जी ने सन 1998 में जब इस महिला बिल को पारित करने वाली बात आ रही थी और जोर शोर से उठा, तब उन्होंने दिल्ली में एक बयान दे मारा कि इस महिला आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आरक्षण लागू कर दिया गया तो प्रॉक्सी कैंडिडेट के रूप में महिलाएं आएगी, राज तो पुरुष ही करेंगे। उस समय बड़ा घेरा गया, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन बाद में जब मेरे को उन्होंने बताया कि मैं तो बहिष्कार का बयान दे दी, बड़ी आफत हो गई, सब लोग मेरे को घेरने लगे। मैं आया, मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, मैंने बोला मीडिया को इस ड्राफ्ट को भेज दो। जब उन्होंने ड्राफ्ट भेजा तो लोग काफी हद तक थोड़ी बहुत संतुष्टि भी होगी, जल्दी होती तो नहीं। लेकिन उसके बाद में इंदौर में एक कार्यक्रम हुआ इसी विषय पर, जिसमें प्रभास जोशी जी जनसत्ता के संपादक रहे, बालकवि बैरागी जी भी थे उस समय, उन्होंने भाग लिया, मैंने खुद भाग लिया था और उसमें पूरी स्थिति को क्लियर करके रखा गया। मतलब तब भी इस बात की चिंता जताई गई कि महिलाओं को प्रशिक्षित करके राजनीति के क्षेत्र में लाया जाए। ये तब से चिंता रही, ये चिंता रही है, लेकिन इस दिशा में किसी ने कदम नहीं। तो हम उन महिलाओं को
इस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाकर जनप्रतिनिधि के रूप में काम कैसे किया जाए, इस आशय की ट्रेनिंग देंगे और उम्मीद करते हैं कि 3 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे विधायक, सांसद से लेकर किसी भी बड़े महत्वपूर्ण पद का दायित्व निर्वाह करने की योग्य बन जाएंगे। तो इस मध्य प्रदेश में 100 से अधिक महिलाएं होगी, सीटें आरक्षित होगी 100 से अधिक, उनके लिए योग्य महिलाओं को तैयार करना। युवा, अरे नेता का बेटा ही नेता क्यों? मुझे युवाओं की जरूरत है। युवा आइए, प्रशिक्षण लीजिए, विधायक बनने का स्वप्न पालिए, सांसद बनने का स्वप्न पालिए, और कोई आपके स्वप्नों में बाधक बन के आए उसको धक्का देके अलग करिए, जनता से नाता जोड़िए, मिशन पे चलिए, विधायक सांसद बनिए, सरकार बनाइए। ये मेरा उद्देश्य है। मैं बार बार कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी रहूंगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये लोग गलत चर्चा न फैलाए, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं को मुझे कांग्रेसी ही बनाए रखने का प्रयास भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और इस आशय के साथ कि आज आपने मेरे को पूरा दिन दिया, पूरा दिन सुनते रहे, हमारे वक्ताओं ने बहुत बढ़ चढ़कर विचार व्यक्त किया। आज ये समय नहीं है कि मैं पूरे पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर सकूं। आज ये समय नहीं है कि मैं लंबा चौड़ा भाषण दूं समयक अभियान के मुद्दों पर या आदि और मुद्दों पर। अब आगे जाकर के इसका पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है। आज सांकेतिक शुभारंभ हो चुका है, रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा। क्यों संकुले जी, रजिस्ट्रेशन काम शुरू कर देंगे ना? इसका रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। एक नाम मात्र की कुछ फीस भी रख दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। और इसके अलावा इस उपक्रम को चलाने के लिए, ये पुनीत कार्य है, इसको चलाने के लिए यदि किसी की इच्छा है, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, जो भी कोई देना चाहे, इसमें सहयोग करना चाहे, तो उनका स्वागत होगा। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों मैं गलत बोल रहा हूं क्या? ये गलत काम है क्या, बताइए मुझे। अगर इस पुनीत कार्य को करने के लिए हम दुनिया भर का दान देते हैं ना, और ये पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी इस कार्य के लिए, ये नहीं कि ये पैसा कहीं और मिसयूज हो जाए। बाकायदा हमको आगे देश में देश का नव निर्माण करने लायक जनप्रतिनिधि चाहिए। हम ऐसे जनप्रतिनिधि तैयार करेंगे, ये पाठशाला का मुख्य कर्तव्य है। इसको हम अच्छा, तो इस आशय के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा सामने आएंगे, महिलाएं सामने आएंगी। और हमारे अभी योगेंद्र जी ने हमको सुझाव दिया कि संभागीय स्तर पर, जिला स्तर पर इसके कार्यशाला आदि का आयोजन किया जाए। उसके माध्यम से भी नए जो प्रशिक्षणार्थी होंगे उनका नाम दर्ज करते हुए 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में उनको प्रवेश दिलाया जाए। एक बात, आखिरी बात, ये निराशा की बात बार बार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के बाद। मैं भास्कर राव रोकड़े बोल रहा हूं, यदि इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्रों में से मेरे द्वारा सुझाए गए, अध्ययन करने के बाद में सुझाए गए हैं, उनको कैंडिडेट बनाया जाता है, तो 29 में से कम 14 सांसद कांग्रेस के चुनाव जीतेंगे। कितने जीतेंगे भैया? 14। 29 में से कम 14 सांसद जीतेंगे। क्योंकि राम 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 हम बोले, यह आध्यात्मिक बात है। राम कहाँ है? कहाँ है भैया राम? राम मेरे मन मंदिर में है। कहाँ है? ये मन मंदिर में है। ये मन मंदिर में राम कब तक रहेंगे? जब तक मैं कर्तव्य पथ पर चलता रहूंगा। यदि मैं कर्तव्य पथ से भटक गया तो बोलेंगे तो निकम्मा है। निकम्मे के मन मंदिर में राम नहीं रहने वाले। अयोध्या में राम नहीं है। राम कहाँ है? मन मंदिर में। मन मंदिर के नाम राम को जपिए और काम का इंतजाम अपने युवा पीढ़ी के लिए करिए। अगर काम का इंतजाम हमारे युवा पीढ़ी के लिए सरकार नहीं कर पाई तो वो युवा निकम्मा नहीं, वो सरकार निकम्मी है। इसलिए
निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोकसभा चुनाव में योगदान दीजिए, क्योंकि अभी प्रशिक्षण से निकले हुए योग्य टीम हमारे पास नहीं है। जो है उसी में से जो अव्वल होगा उसको आगे लाना होगा। और हमने अव्वल टीम का चयन करके, हाँ मैंने अध्ययन करवाया है और अध्ययन करके AICC तक के मैंने वो लिस्ट भिजवाया है। और कोई सर्वे में, किसी भी प्रकार के सर्वे में वह अध्ययन धरातलीय अध्ययन नहीं आ सकता। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं। मैंने जो अध्ययन किया वही सही है। इस पार्टी को मानना पड़ेगा, और अभी नहीं मानती तो फिर परिणाम के बाद मानेगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव में 220 विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ, परिणाम 66 मिले अपने पक्ष में। हमने बोले इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मैंने पूरे 230 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा करके पूरी विस्तृत रिपोर्ट AICC के महासचिव जितेंद्र सिंह जी के पास में भिजवा दिया कि भैया ये वास्तविक स्थिति है और इस कारण से हम चुनाव हारे हैं। तो 103 टिकट गलत दी गई। कैसे क्लियर हुआ? समीक्षा करने पर। जब ये लोकसभा चुनाव में गलत टिकट देंगे, समीक्षा करेंगे, तो फिर वो जीरो वाला हाल हो जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं से कि धरातलीय अध्ययन करें, और खासकर इसलिए भी और आग्रह है कि कम से कम विधानसभा चुनाव में जो हारे हैं उनके प्रति तत्काल विश्वास तो पैदा नहीं हो जाएगा। उनके स्थान पर नए लोगों को अवसर दे, योग्य लोगों को अवसर दे। जनता चाहती है बदलाव, जनता चाहती है निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना, और युवाओं की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान निकालना। इसलिए मैंने रिपोर्ट दे दिया है। अब रिपोर्ट मानना नहीं मानना कांग्रेस पार्टी के। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।